गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पढ़ेंगे। मैं बताना चाहूँगा आपको, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमने फर्स्ट डे से ही, यानी कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उसी समय से हमने अनाउंसमेंट कर दी थी कि इंडिया में लोकतंत्र होगा, डेमोक्रेसी होगी। जो हमारा फर्स्ट इलेक्शन हुआ था 1951-52 में, उसी समय से हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई है, डेमोक्रेटिक सिस्टम अडॉप्ट किया है। और डेमोक्रेसी में राइट टू वोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वोट डालने का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। आज इसी की चर्चा करते हैं। इससे पहले देखिए मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है? द टर्म डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड से डिवाइड किया गया है, बना हुआ है। क्या है? डेमोस एंड क्रेटिया। इसका मतलब क्या है? द फॉर्मर मीनिंग ऑफ द पीपल एंड द लेटर इम्प्लाइंग टू पावर। ये देखिए, लोगों की शक्ति है, जन शक्ति है, जन भावनाएं हैं। डेमोक्रेसी में रियल में देखें तो सारी शक्ति केंद्रित है जनता में, पब्लिक में। डेमोक्रेसी दस मीन्स पावर ऑफ द पीपल। क्लियर सा है, पावर ऑफ द पीपल, जनता की शक्ति है, जन शक्ति है। और रूल ऑफ मल्टीट्यूड, आप यूं कह सकते हैं जन शक्ति है और जनता की ही शक्ति एक शासन के रूप में काम कर रही है। कहने का मतलब ये है, जो शासन होगा वो जनता के लिए और जनता के द्वारा ही होगा। डेमोक्रेसी मीन्स दैट गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इज टू रन बाय द पीपल। देखिए, जो गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, इसमें जो सरकार है वो जनता के द्वारा चलाई जाती है। मतलब टाइम टू टाइम इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के माध्यम से हम गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट का चयन करते हैं और वो गवर्नमेंट फिर हमारे लिए शासन चलाती है। द पीपल विल हैव टू शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। जो पब्लिक है, जनता है, वो प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करती है। देखिए, टाइम टू टाइम इलेक्शन हुए हैं तो हमने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए। इसका मतलब क्या है कि हम गवर्नमेंट चुनने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट इलेक्शन हमारा 1952 में हुआ था और अभी लेटेस्ट 2019 में। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल है, सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है, वो जनता की है। क्या? जनता के पास ही सारी शक्तियां केंद्रित हैं। तो डेमोक्रेसी में आप यूं कह सकते हैं, पब्लिक है, पीपल है, उसी के अंदर, लोगों के अंदर ही शक्ति समाहित होती है। डियर स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी की बहुत अच्छी डेफिनेशन है अब्राहम लिंकन की। हमने लास्ट वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था, आज दोबारा से इसको डिस्कस करना चाह रहे हैं। द मॉडर्न पीरियड ऑफ कंसिडर्ड द एज ऑफ डेमोक्रेसी वेयर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज इंश्योर्ड एट एवरी लेवल ऑफ ए गवर्नमेंट। देखिए, जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, इसमें जनता अपनी सहभागिता निभाती है और हर लेवल पर निभाती है। चाहे वो लोकल लेवल पर हो, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो, हर पॉइंट ऑफ व्यू से जनता की सहभागिता होती है, जनता की भागीदारी होती है। आप कह सकते हैं सारी पावर किसके हाथ में है? वोटर्स के हाथ में है। किस गवर्नमेंट को, किस पार्टी को चुनना है, किसको हराना है, किसको जिताना है, सारी पावर किसके हाथ में है? पब्लिक के हाथ में है, वोटर्स के हाथ में है। इन द वर्ड्स ऑफ अब्राहम लिंकन के जो शब्द हैं उनके अनुसार देखना, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। आप यूं कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं, ये किसके लिए हैं? जनता के लिए। जनता ही इनका चुनाव करती है और जनता के द्वारा ही इनका शासन चलाया जाता है। यानी डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, जनता का शासन है। फॉर द पीपल, जनता के लिए है। बाय द पीपल, जनता के द्वारा है। यानी कि सब में सुपरमेसी किसकी है? लोगों की है, जनता की है, नागरिकों की है, वोटर्स की है। तो वोटर्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। और डेमोक्रेसी में रियल में देखा जाए तो जन भावनाओं के अनुसार ही शासन किया जाता है। पब्लिक जैसा चाहती है, पब्लिक जो डिमांड करती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए जो चाहिए वो काम करते हैं। इसका मतलब वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है। देखिए, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी देश है, नेबर कंट्री है पाकिस्तान, वहाँ डिक्टेटरशिप ज़्यादा रही है और डेमोक्रेसी कम रही है। लेकिन इंडिया में शुरू से अब तक डेमोक्रेटिक सिस्टम रहा है। आप यूँ कह सकते हैं 75 से 77 तक
इमरजेंसी थी, अदरवाइज हमारे यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट रही है और डेमोक्रेटिक सिस्टम में मेंटेन रहा है। बाय यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार के अनुसार क्या है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, वी मीन एवरी पर्सन अबाउ द एज ऑफ मेच्योरिटी। देखिए एक एज फिक्स की गई है इंडिया में, पहले तो ये 21 ईयर थी, लेकिन 16th अमेंडमेंट के अनुसार 60वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 60 अमेंडमेंट के द्वारा ये एज 21 से रिड्यूस करके कम करके क्या कर दी है 18 ईयर। देखिए 18 ईयर्स एंड अबव, 18 वर्ष और इससे अधिक आयु के इज इंटाइटल्ड to enjoy the right to vote in elections irrespective of caste, creed, color, race, language, religious extra। आप यूँ कह सकते हैं कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। There is no discrimination, caste, class, creed, language, region, linguistic, there is no difference। इक्वल बेस पर कौन सा राइट दिया गया है, राइट टू वोट। सभी अपने वोट का अधिकार है उसका इंजॉय करेंगे, उसी का आप यूं कह सकते हैं प्रयोग करते हैं। यानी मताधिकार जो है वो सभी के लिए बराबर है। जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय, भाषा आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। आप यूं कह सकते हैं सिर्फ एक क्राइटेरिया है डियर स्टूडेंट्स, वो है मिनिमम एज। और मिनिमम एज क्या है, 18 ईयर। तो 18 एंड अबव, 18 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार होगा। ना कास्ट का डिफरेंस होगा, ना क्लास का होगा, ना मेल और फीमेल का डिस्क्रिमिनेशन होगा, और ना ही लिंग्विस्टिक बेस पर, ना ही रीजन बेस पर, ना ही कलर बेस पर, ना ही रेस बेस पर, ना ही अदर बेसिस पर। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसी टाइप का कोई भेदभाव नहीं है, सभी को वोट डालने का अधिकार होगा। डियर स्टूडेंट्स, वोटिंग वाले दिन देखा होगा आपने कि पोलिंग बूथ पर सभी जो वोटर्स हैं एक ही लाइन में होते हैं। आप देखेंगे उसमें हर कास्ट का, हर क्लास का, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, रिच, पुअर, सभी वोटिंग के लिए जाते हैं और उनको सभी को सेम राइट है, एक व्यक्ति को एक ही वोट डालने का राइट है। इसका मतलब क्या है, ये इक्वलिटी है। जो पॉलिटिकल राइट है, राइट टू वोट, इसमें किसी टाइप का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और यही क्या है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। देखिए इसमें कुछ एज डिसाइड की गई है अलग अलग कंट्री में, वो क्या है, द एज ऑफ अटेंडिंग मेच्योरिटी इज फिक्स्ड बाय द स्टेट। ये जो आयु है ये निश्चित किसके द्वारा की जाती है, स्टेट। स्टेट मीन्स कंट्री, इंडिया इज ए स्टेट। तो अलग अलग जो देश है वो इसकी न्यूनतम आयु निश्चित करते हैं। इन इंडिया, भारत में, इंग्लैंड यानी इंग्लैंड में, रसिया में ये मिनिमम एज क्या है 18, आप कह सकते हैं 18 वर्ष। स्विट्जरलैंड में क्या है 21 है, अमेरिका में क्या है स्विट्जरलैंड में है 20 ईयर, और अमेरिका में 21 ईयर, और नॉर्वे में 23 ईयर। इसका मतलब क्या है कि ये डिसाइड कौन करता है, स्टेट। स्टेट इस एज को, मिनिमम एज को कम भी कर सकता है और ज़्यादा भी कर सकता है। ऑलमोस्ट ये देखा जाता है जो 18 या 18 प्लस के जो लोग हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, उसको पॉलिटिकल नॉलेज हो जाती है, उसको देश शासन प्रशासन के बारे में जानकारी मिल जाती है, इसलिए उसको वोट डालने का राइट दे दिया जाता है। इंडिया में ये जो राइट टू वोट की जो एज है, ये मिनिमम एज है, ये 18 ईयर है। नीड ऑफ इलेक्शंस, चुनाव की आवश्यकता देखना डियर स्टूडेंट्स। विदाउट इलेक्शंस democracy is not possible and the rule of the people is neither possible nor desirable। आप यूँ कह सकते हैं कि बगैर इलेक्शन के, बगैर चुनाव के डेमोक्रेटिक सिस्टम पॉसिबल ही नहीं है। विदाउट इलेक्शन सिस्टम क्या होगा, या तो मोनार्की सिस्टम हो गया, डिक्टेटरशिप होगी, या मिलिट्री रूल होगा। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है, इलेक्शन कंपलसरी है, कि लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है। रूल रेगुलेशन पब्लिक के अकॉर्डिंग हो, और पब्लिक के अकॉर्डिंग कब होंगे, जब जनता इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, राइट टू वोट का यूज करेगी। विदाउट इलेक्शन इट इज नॉट पॉसिबल टू सिलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स। बगैर इलेक्शन के प्रतिनिधियों का चुनाव संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। डियर स्टूडेंट्स,
एंशियंट टाइम में एथेंस और स्पार्टा जैसे सिटी स्टेट होते थे जहां बहुत ही लिमिटेड पब्लिक होती थी, लिमिटेड लोग होते थे, एक जगह इकट्ठे होते थे, रूल रेगुलेशन बनाते थे। आजकल तो लार्ज स्केल पर पॉपुलेशन है, बहुत ही बड़े बड़े स्टेट है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर कितने वोटर्स है, एक जगह पर इकट्ठे होने पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए एक ही रास्ता बनता है, इलेक्शन, चुनाव। It is not possible for all the people of sit at one place and select the representatives on the base of knowledge and education. आज ये पॉसिबल नहीं है, आज ये संभव नहीं है, ये इम्पॉसिबल है कि सभी लोग एक जगह इकट्ठे होंगे, एक जगह पर इकट्ठे होकर अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है, अपने जो प्रतिनिधि हैं, उनको सिलेक्ट करेंगे। किस बेस पर? नॉलेज और एजुकेशन, कि उनमें कितनी नॉलेज है, कितना ज्ञान है, कितनी सूझबूझ है और क्या उसकी क्वालिफिकेशन है। इस बेस पर अगर सभी लोग चुनाव करें तो एक जगह इकट्ठे ही नहीं हो सकते। इसलिए क्या जरूरी है? हैंस इलेक्शंस आर एसेंशियल फॉर द डेमोक्रेटिक सिस्टम। इसलिए लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए चुनाव बहुत ही एसेंशियल, बहुत ही जरूरी है। विदाउट इलेक्शन आप यूं कह सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को हम इलेक्ट ही नहीं कर सकते, चयन ही नहीं कर सकते, उनका चुनाव ही नहीं कर सकते। और डेमोक्रेटिक सिस्टम जहां पर है वहां पर टाइम टू टाइम इलेक्शन जरूरी है। और इंडिया में इलेक्शन का टेन्योर क्या फिक्स कर रखा है? 5 ईयर। हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। कहने का मतलब ये है कि चाहे हमारी लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे हमारे पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, टाइम टू टाइम इलेक्शन होते हैं और पब्लिक वोट का प्रयोग करती है, पब्लिक उसमें पार्टिसिपेट करती है। देखिए हमारे लोकसभा के चुनाव हुए 2019 में, पब्लिक ने वोट डाले और पब्लिक ने किसको सिलेक्ट किया, किस पार्टी का चयन किया? आप कह सकते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और इसमें मेन आप बताएंगे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तो ये किसके अनुसार हुआ? ये चुनाव किस बेस पर जीता गया? आप यूं कह सकते हैं जनता ने जब इस पार्टी को सिलेक्ट किया, जनता ने इस पार्टी पर भरोसा किया, तभी इस पार्टी को जिताया है। तो सारी जो पावर की है, चाबी है, वो किसके हाथ में है? वो पब्लिक के हाथ में है। और पब्लिक इलेक्शन के थ्रू अपनी वो पावर किसको हैंड ओवर करती है? वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को करती है, वो गवर्नमेंट को करती है। इसलिए हमारे देश में इलेक्शन बहुत कंपलसरी है, बहुत जरूरी है। डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत में निर्वाचन आयोग की जो कंपोजिशन है, जो संरचना है, वो कैसी है? देखिए डियर स्टूडेंट्स, द इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच ए नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। आप यूं कह सकते हैं भारत में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य, यानी कि 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड 2 others that the president may fix time to time। आप यूं कह सकते हैं प्रेसिडेंट इनका चयन करता है। एट प्रेजेंट देयर इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 others members in the इलेक्शन कमीशन। आप यूं कह सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। एट प्रेजेंट आप यूं कह सकते हैं एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड 2 अदर्स। डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे वो थे सुकुमार सेन। आई रिपीट, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुकुमार सेन। और एट प्रेजेंट आप यूं कह सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है सुनील अरोड़ा। आप यूं कह सकते हैं ये 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। और इसके अलावा आप यूं बता सकते हैं 2 अन्य हैं, एक है मिस्टर अशोक और दूसरा है मिस्टर सुशील। आप यूं कह सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और 2 अदर्स, ये 3 सदस्य होते हैं जो भारत का निर्वाचन आयोग है। वो यही निर्वाचन आयोग पूरे देश में इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है, चाहे वो इलेक्शन कोई भी हो। सुपरविजन किसका होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में ये कार्य होता है, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो,
चाहे वो राज्यसभा इलेक्शन हो, चाहे वो प्रेसिडेंट इलेक्शन हो, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन हो, चाहे वो स्टेट असेंबली इलेक्शन हो, हर इलेक्शन का सुपरविजन किसका होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। इसलिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? फ्री और फेयर है। हर पॉलिटिकल पार्टी पे कंट्रोल करता है, हर पॉलिटिकल पार्टी को उनका इलेक्शन सिंबल प्रोवाइड करता है, हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए गाइडलाइन निर्धारित करता है, और टाइम टू टाइम इलेक्शन की डेट अनाउंस करना, इलेक्शन कंडक्ट करवाना, इलेक्शन का सुपरविजन करना, फ्री और फेयर इलेक्शन करवाना किसकी ड्यूटी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के निर्वाचन आयोग की। गिव टू एडवांटेजेस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। वैसे तो बहुत सारी इसके एडवांटेज है, बहुत सारे इसके फायदे हैं, लेकिन हम यहाँ पर कम ही डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट। सबसे पहले देखिए पॉलिटिकल एजुकेशन। देखो अडल्ट फ्रेंचाइज बेस पर अगर हम ये काम करते हैं, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार पर बेस्ड काम कर रहे हैं, तो सभी लोगों को क्या मिलती है? पॉलिटिकल एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्शन के टाइम पे आपको नॉलेज होगी, आपको याद होगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एजेंडा अनाउंस करती है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने प्रोग्राम के बारे में बताते हैं, डोर टू डोर कंपेनियन करते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं और अवेयर करते हैं अपने अपने जो पार्टी है उसके अचीवमेंट्स हैं, उसकी उपलब्धियां हैं, उसने क्या क्या काम करवाए हैं, वो जनता के सामने प्रेजेंट करते हैं, मीडिया के थ्रू, रैली के थ्रू, सभा सम्मेलन के थ्रू या और किसी माध्यम से। हर पॉलिटिकल पार्टी हर वोटर को अपने फेवर में लेने के लिए अवेयर करती है, और ये चीजें हमें राजनीतिक शिक्षा देते हैं, पॉलिटिकल एजुकेशन देते हैं। इसलिए राइट टू वोट हमें पॉलिटिकल नॉलेज देता है। इसके अलावा आप ये बताएं स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। देखिए कि हर व्यक्ति को ये सम्मान देता है, रिस्पेक्ट देता है ये राइट। देखिए चाहे एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, रिच हो, पुअर हो, अर्बन एरिया में रह रहा हो, रूरल एरिया में रह रहा हो, मेल हो, फीमेल हो, सभी को इक्वल बेस पर राइट मिला है। और कितने वोट डालने का राइट है? सिंगल वोट डालने का राइट है। सिर्फ एक कंडीशन है, मिनिमम एज, बस न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है, और वो न्यूनतम आयु क्या है? 18 ईयर, यानी 18 वर्ष। और हर व्यक्ति इलेक्शन वाले दिन राइट टू वोट का यूज कर रहा है, वोट डालने का अधिकार का प्रयोग कर रहा है। जब वो वोट डालने जाता है तो वो ये फील करता है कि मैं इस देश का सिटीजन हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं। और चाहे अमीर हो गरीब हो, एक ही वोट डाल रहा है, उसी लाइन में लग रहा है, उसी पोलिंग बूथ पे जा रहा है, उसी ईवीएम का प्रयोग कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कर रहा है, सेम राइट है। इसका मतलब क्या है कि उसके अंतरात्मा जागती है कि हाँ मैं इस देश का नागरिक हूं और मेरी भी क्या है? इंपॉर्टेंस है, मेरा भी वोट है। और ये सबसे अच्छी खूबी है डियर स्टूडेंट्स कि इंडिया में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया, यानी कि सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार का प्रयोग दिया गया है। आपको मैं बता दूं कि आज के जो स्टेट का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो यही है कि जनता में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना। और जनता में कॉन्फिडेंस कब आता है? जब उनको राइट देते हैं। और एक सबसे बड़ा राइट क्या है? राइट टू वोट, वोट डालने का अधिकार। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं इससे इक्वलिटी डेवलप होती है, इससे कोऑर्डिनेशन होता है, इससे यूनिटी बनती है देश में, और इसमें आप यूं कह सकते हैं कि देश पावरफुल होता है कि हर व्यक्ति, हर कम्युनिटी, हर कास्ट, हर कलर के लिंग्विस्टिक बेस पर सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार मिलता है। इसका मतलब क्या है? यूनिटी डेवलप हो रही है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है, देश मजबूत होता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, हमारे अनुसार जनता गवर्नमेंट चुनी जाती है, हमारे अनुसार ही वो काम करेगी। ये हमारे अंदर क्या भावना बढ़ती है। इसलिए आप कहेंगे इसकी बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से करने। डियर स्टूडेंट्स, चलते चलते एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गिव एनी 2 आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। आप यूँ कह सकते हैं सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के अगेंस्ट, खिलाफ कोई तर्क दीजिए, लॉजिक दीजिए। वैसे तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसके खिलाफ कोई लॉजिक नहीं हो सकता, लेकिन एक दो पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए,
अनएजुकेटेड शुड नॉट बी गिवन द राइट टू वोट। कहते हैं कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, अनपढ़ है, इलिटरेट पर्सन है, उनको राइट टू वोट का राइट नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो प्रॉपर यूज नहीं करते, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उनको नॉलेज नहीं होते। एक एजुकेटेड पर्सन तो जानता है पार्टी के बारे में, उसके एजेंडे के बारे में, देश के फ्यूचर के बारे में, हर चीज के बारे में। अनएजुकेटेड पर्सन है, उनको नॉलेज नहीं होती। इस बेस पर आप यूं कह सकते हैं कि अनपढ़ लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, उनको राइट टू वोट का कोई ज्यादा फायदा नहीं है। एक और पॉइंट दिया गया है, सिटीजन्स आर नॉट इक्वल। नागरिक सभी बराबर नहीं है, नॉलेज सबकी इक्वल नहीं है। देखो, ह्यूमन बीइंग है तो डिस्क्रिमिनेशन तो ऑटोमेटिक है ही है, बाय बर्थ भी होता है। बहुत सारे लोग तो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, वेल क्वालिफाइड होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, उनको नॉलेज ही नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि जो लोग अनपढ़ हैं, जो अशिक्षित हैं, वो राइट टू वोट का प्रॉपर यूज नहीं करते, मिस यूज करते, और कई बार तो वोट डालने ही नहीं जाते, इसका यूज ही नहीं करते। इस बेस पर आप यूं कह सकते हैं कि अगर उनको राइट टू वोट ना मिले तो ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये जो लॉजिक है ये उचित नहीं है, ये राइट नहीं है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बेस्ड रखा है हमारे यहाँ, बहुत अच्छा रखा है। सभी को वोट डालने का अधिकार देना चाहिए, चाहे वो एजुकेटेड हो चाहे अनएजुकेटेड हो, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, चाहे अर्बन एरिया में रह रहा हो चाहे रूरल एरिया में रहो। हाँ, एक कंडीशन रखे, सिटीजन ऑफ इंडिया, और मिनिमम एज 18 ईयर। बस इसी बेस पर आप यूं कह सकते हैं कि सभी को एक वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, और यही बेस रखा है। और पूरे वर्ल्ड में मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स, इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम फेमस है, यूं भी कह सकते हैं लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना में, लेकिन चाइना में डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। उसके बाद आता है इंडिया, और इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसलिए आप कह सकते हैं लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। फ्री और फेयर इलेक्शन होता है, विदाउट प्रेशर, विदाउट वर्डन हम अपने राइट टू वोट का यूज करते हैं। थैंक यू।